हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स आज जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक रहने वाला है, हमने प्रीवियस टॉपिक में कॉम्पैक्शन स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। तो कॉम्पैक्शन को ही स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं और आज की जो वीडियो आपकी बनने वाली है इसमें हम कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल कैसे कर सकते हैं, यह आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं कोहेजनलेस सॉइल का कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है एंड कोहेसिव सॉइल का कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियर्स की आज 16वीं क्लास है फ्रेंड्स और हमारा टॉपिक है कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल फ्रेंड्स आप जानते हो, जैसे कि आपके पास सैंड, ग्रेवल, ये सब किस प्रकार की सॉइल होती है? कोहेजनलेस सॉइल होती है। एंड फ्रेंड्स कोहेसिव सॉइल्स आप जानते हो जैसे कि सिल्ट और क्ले आपकी कोहेसिव सॉइल होती है। तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कोई अगर हमारे पास सैंड या ग्रेवल है तो उसको हम कैसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और यदि हमारे पास कोई सिल्ट या क्ले है तो उसको कैसे कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से कि कैसे कैसे कॉम्पैक्शन इनका किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है फ्रेंड, कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है फ्रेंड, कोहेजनलेस सॉइल का कॉम्पैक्शन कैसे कर सकते हैं ये देखना है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कोहेजनलेस सॉइल होती है वो 3 स्टेट में पाई जाती है। 3 कंडीशंस में आपकी कोहेजनलेस सॉइल पाई जाती है फ्रेंड्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है लूज एंगुलर सॉइल। ये लूज कंडीशन में पाई जाती है जिसको बोलते हैं लूज एंगुलर सॉइल। सेकंड आपके पास होती है डेंस, तो डेंस एंगुलर सॉइल बोल सकते हैं इसको, डेंस एंगुलर सॉइल। एंड थर्ड हमारे पास होती है फ्रेंड्स हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब एंगुलर सॉइल। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कोहेजनलेस सॉइल है 3 स्टेज में 3 कंडीशन में पाई जाती है, और मैं 3 कंडीशन आपकी हैं, लूज एंगुलर सॉइल, डेंस एंगुलर सॉइल एंड हनीकॉम्ब एंगुलर सॉइल। अब ये तीनों हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें इनसे क्या पता चल रहा है ये देखते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोहेजनलेस सॉइल जो हमारे पास है ये आपकी 3 स्टेज में पाई जाती है, जो कि आपके सामने है। अब इन 3 स्टेज से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है ये देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड कैसे कैसे कॉम्पैक्ट की जा सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कोहेजनलेस सॉइल होती है उसको हम, कोहेजनलेस सॉइल जो हमारे पास होती है फ्रेंड, उसको हम वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्ट देते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, कोहेजनलेस सॉइल को वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्ट दिया जाता है, ना कि स्टैटिक लोड के थ्रू। उसका रीजन भी है क्योंकि जो लूज सैंड होती है फ्रेंड, स्टैटिक लोड के थ्रू वेरी लिटिल सेटलमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, स्टैटिक लोड बहुत ही कम, जिसको बोलते हैं वेरी लिटिल सेटलमेंट, बहुत ही कम सेटलमेंट बैठाव ही दे पाती है लूज सैंड में। इसलिए हम उसका लूज सैंड में कभी भी स्टैटिक लोड का यूज नहीं करते, हम वहां पर वाइब्रेशन का यूज करते हैं। वाइब्रेशन भी लगभग 2000 से 5000 हर्ट्ज जो हम वाइब्रेशन देते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो उनकी होती है, लगभग 2000 से 5000 हर्ट्ज की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पता होना चाहिए कि कोहेजनलेस सॉइल जो कॉम्पैक्टेड की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? वाइब्रेशन के थ्रू। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल्स आर कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन। ये फर्स्ट पॉइंट आपको फाइंड पता होना चाहिए।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप क्या आता है कि कोहेजनलेस सॉइल जो हम यूज कर रहे हैं वह किसके थ्रू कॉम्पैक्ट की जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोहेजनलेस सॉइल वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्ट की जाती है। और वाइब्रेशन की जो हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं फ्रेंड्स, याद रखना, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो लगभग यहाँ पर रखी जाती है 2000 से 5000 हर्ट्ज कंपन जो डेवलप होंगे, वाइब्रेशन जो होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति कितनी होती है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है फ्रेंड आवृत्ति। क्लियर? ये नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फ्रेंड हमारे पास लूज सैंड या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमारे पास ये दो कंडीशन है, लूज और हनीकॉम्ब। लूज सैंड या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, आपकी शर्त ये बनती है कि ये तो आपकी कॉम्पैक्टेड होनी ही चाहिए, ठीक है। लूज सैंड और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या हनीकॉम्ब सॉइल आपकी कॉम्पैक्टेड जरूर होनी चाहिए, बिकॉज जब हम इन पर कोई वाइब्रेशन लोड अप्लाई कराते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनमें वाइब्रेशन लोड अप्लाई कराने के बाद लार्ज सेटलमेंट होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बैठ जाती हैं। तो इसलिए इन पर कोई स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही इनको अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए। कौन सी सैंड को? मोस्टली लूज सैंड को या हनीकॉम्ब को, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लूज सैंड या हनीकॉम्ब को स्ट्रक्चर बनाने से पहले जरूर कॉम्पैक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब इन पर कोई वाइब्रेशन लोड अप्लाई कराते हैं तो इनमें लार्ज सेटलमेंट डेवलप होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि सोइल इन लूज एंड हनीकॉम्ब, यदि सोइल आपकी लूज या हनीकॉम्ब है तो मस्ट बी कॉम्पैक्टेड, ठीक है फ्रेंड, इसको कॉम्पैक्टेड कर देना चाहिए। तो सोइल इन लूज एंड हनीकॉम्ब इन स्टेट तो मस्ट बी कॉम्पैक्टेड। क्लियर फ्रेंड्स? इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि सोइल आपके पास लूज या हनीकॉम्ब स्टेट में है तो वह कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, मस्ट बी मतलब होनी चाहिए, ठीक है। इसका रीजन आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमारे पास जो लूज सैंड या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है, जब इन पर हम कोई वाइब्रेशन लोड अप्लाई कराते हैं तो इनके अंदर लार्ज सेटलमेंट डेवलप होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लार्ज सेटलमेंट डेवलप होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो बिकॉज लूज सैंड when subjected to vibrator loading may lead to large settlement, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बताया था कि बिकॉज, दोबारा सुनोगे, आपकी लूज या हनीकॉम्ब सोइल जब आपकी लूज या हनीकॉम्ब स्टेट में हो तो वह आपकी कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि लूज सैंड व्हेन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेटर लोडिंग, क्योंकि जब लूज सैंड पर वाइब्रेटर लोड अप्लाई करा जाता है तो उसमें उसके अंदर लार्ज सेटलमेंट होता है, वो ज्यादा बैठ जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? लार्ज सेटलमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल है ये। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। एक नाम आता है फ्रेंड लिक्वाफेक्शंस, इसको द्रवित कंडीशन बोलते हैं। लिक्वाफेक्शंस में भी अक्यूर्स, ये कह रहा है कि लिक्वाफेक्शन प्राप्त की जा सकती है किसमें? लूज सैंड में लिक्वाफेक्शन ज्यादा प्राप्त की जाती है, याद रखना। लिक्वाफेक्शंस में अक्यूर इन लूज सैंड, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस होता है इतना और ये उसका होता है आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? लिक्वाफेक्शन का मतलब होता है द्रवित कंडीशन, द्रवित या द्रवण बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि लिक्विड कंडीशन।
तो ये कह रहा है कि जो लिक्विड कंडीशंस है वो ज्यादातर किस प्रकार के सॉइल में पाया जाता है। तो लिक्विड का नाम आता है, डायरेक्ट बता देते लूज में होगी। ठीक है फ्रेंड, तो लिक्विफेक्शन लिखा हुआ आता है, तो आपको बताना है कि लूज कंडीशन में पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। लिक्विफेक्शन में ऑक्यूर्स किसमें, लूज सैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसके कि कोहेजनलेस सॉइल को कॉम्पैक्ट क्यों करना चाहिए पहले। ठीक है, ये रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास मीडियम या फाइन सैंड आती है, इसको रफ करता हूं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखना। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि मीडियम एंड फाइन सैंड जो हमारे पास होती है उसको हम इजीली कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते जब वो मॉइस्चर कंडीशन में हो। याद रखना है, मीडियम या फाइन सैंड जब मॉइस्चर कंडीशन में हो तो उसको इजीली कॉम्पैक्ट नहीं किया जा सकता। उसका भी रीजन है फ्रेंड्स, वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्रेंड्स जो उसकी शियर स्ट्रेंथ होती है ना, वो शियर स्ट्रेंथ कैपिलरी फ्यूम्स के द्वारा डेवलप हुई होती है। क्लियर फ्रेंड्स, हम याद रखना है आपको कि जो आपके पास मीडियम या फाइन सैंड होती है उसको इजीली कॉम्पैक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि कब नहीं कर सकते, जब वो मॉइस्चर कंडीशन हो, क्योंकि उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है ना फ्रेंड्स, वो कैपिलरी फ्यूम्स के द्वारा, कैपिलरी रिएक्शंस के द्वारा ही डेवलप होती है। और जब कोई सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कैपिलरी एक्शंस के द्वारा क्रिएट हुई हो तो उसके अंदर मॉइस्चर कंडीशंस होती है और उसको इजीली हम कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ कि मीडियम एंड फाइन सैंड, मीडियम एंड फाइन सैंड do not get, medium and fine sand do not get compacted easily। ये कह रहा है कि मीडियम या फाइन सैंड को हम इजीली कॉम्पैक्ट नहीं करते when मोइस्ट, जब वह मॉइस्चर कंडीशन में हो। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, जब वह मॉइस्चर कंडीशन में हो। कि क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ शियर स्ट्रेंथ डेवलप्ड बाय कैपिलरी फ्यूम्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि इसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है कैपिलरी फ्यूम्स के द्वारा डेवलप होती है, इसलिए उसको हम इजीली कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, मीडियम एंड फाइन सैंड डू नॉट गेट कॉम्पैक्ट इजीली। ये कह रहा है कि मीडियम एंड फाइन सैंड जब मॉइस्चर कंडीशन में हो तो उसको आसानी से कॉम्पैक्ट नहीं करते। क्योंकि शियर स्ट्रेंथ डेवलप बाय कॉम्पैक्शन, क्योंकि सॉरी कैपिलरी फ्यूम, क्योंकि उसकी शियर स्ट्रेंथ कैपिलरी फ्यूम्स के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए उसको आसानी से कॉम्पैक्ट नहीं किया जा सकता फ्रेंड। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास सॉइल आती है, अगर आपके पास कोई सॉइल ड्राई या सबमर्ज्ड सैंड हो, ड्राई एंड सबमर्ज्ड सैंड हो तो उसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ड्राई एंड सबमर्ज्ड सैंड, ड्राई एंड सबमर्ज्ड सैंड can be compacted by vibration, can be compacted by vibration। ठीक है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आपके पास ड्राई और या सबमर्ज्ड सैंड है। ठीक है, कोई ड्राई या सबमर्ज्ड सैंड है तो उसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनना अभी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राई या सबमर्ज्ड सैंड के पास है, क्या उसको हम कॉम्पैक्टेड कर सकते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, या ड्राई एंड सबमर्ज्ड सैंड को कॉम्पैक्टेड किया जा सकता है। तो ऑप्शन में वाइब्रेशन, स्टैटिक लोड, दोनों इनमें से कोई नहीं कुछ इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो आपको बता देना है कि वाइब्रेशन के थ्रू उसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, ये कोहेजनलेस सॉइल के कैसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारे कोहेजनलेस सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और स्टैटिक लोड के बारे में बता चुका हूं आपको कि बहुत ही कम सेटलमेंट उत्पन्न करता है, इसलिए हम उसका यूज कोहेजनलेस सॉइल के केस में नहीं करते।
तो आप लिख सकते हो कि स्टैटिक लोड क्यूज ए वेरी लिटिल सेटलमेंट इन लूज सैंड, ठीक है, कि लूज सैंड में स्टैटिक लोड बहुत कम सेटलमेंट उत्पन्न करता है, इसके लिए हम वहां पर उसका यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो आप याद रखोगे कि यूज वेरी लिटिल सेटलमेंट, कौन? स्टैटिक लोड। और किस प्रकार की सोइल में? लूज सोइल में। फ्रेंड्स मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूं, आप देख रहे हो कि आज तो इंग्लिश चल रही है। सिंपल सी लाइन है, मैं मीनिंग साथ के साथ आपको समझा भी रहा हूं, ठीक है। इसलिए जो कोई हार्ड लाइन होगी ना उसको मैं खुद मिक्स लैंग्वेज में लिख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ हिंदी में, ठीक है। ओके, क्लियर? तो ये कॉम्पैक्शन हमारा कोहेजन लेस सोइल का था। अब बात करते हैं हम अपनी कोहेसिव सोइल की। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट रहने वाली है कोहेसिव सोइल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो देखना फ्रेंड, कोहेसिव सोइल का कॉम्पैक्शन कैसे क्या आता है। कोहेसिव सोइल मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि आपके पास सिल्ट या कले का कॉम्पैक्शन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि जो कले होती है फ्रेंड्स उसको हम वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। कले कैन नॉट बी कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। कले कैन नॉट बी कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन, ये पॉइंट आपको बताना चाहिए फ्रेंड्स कि जो क्ले होती है उसको वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जेई लेवल का क्वेश्चन ये रहते हैं, जेई लेवल पे कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास जो ये टॉपिक चल रहा है जेई लेवल, ए लेवल और गेट मटेरियल तक का टॉपिक चल रहे हैं ये, क्लियर फ्रेंड्स। आप क्वेश्चंस उठाकर देखना, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्ले कह रहा है कि वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्ले होती है उसको यदि हम वाइब्रेशन या सेकिंग करके, सेकिंग या वाइब्रेशन दो नाम होते हैं, सेकिंग और वाइब्रेशन। सेकिंग और वाइब्रेशन करने से क्ले के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। आपको पता चाहिए शेकिंग और वाइब्रेशन करने से क्ले के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ये आपको पता चाहिए। तो शेकिंग और वाइब्रेशन डज नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ क्ले, ठीक है, डज नॉट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्ले। क्लियर फ्रेंड्स कि शेकिंग या वाइब्रेशन क्ले के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं करता। तो जब कोई चेंजिंग नहीं करेगा तो मतलब वो कंप्रेस नहीं कर पा रहा होगा उसे, ठीक है। क्योंकि कंप्रेस कर देने से आपको बताया गया था कि वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ तो चेंजिंग आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शेकिंग या वाइब्रेशन के थ्रू क्ले को कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। तो शेकिंग और वाइब्रेशन डज नॉट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्ले। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है शेकिंग या वाइब्रेशन क्ले के वॉल्यूम को परिवर्तन नहीं कर सकता। शेकिंग का मतलब होता है फ्रेंड ये रगड़ना, ठीक है, या मसलना जिसको बोलते हैं। ऐसे करने से हम क्ले के वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं कर सकते या वाइब्रेशन के थ्रू परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स? पता होना चाहिए आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है कि इन कॉम्पैक्टिंग क्ले, हमारे पास जो कॉम्पैक्टेड क्ले होती है जिसको हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यदि हम कॉम्पैक्टिंग क्ले पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकलों की पोजीशंस चेंज हो जाती है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज बाय फोर्सिंग, ठीक है, फोर्सिंग के द्वारा पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? ये आपको पता होना चाहिए। तो जो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हमारे पास क्ले की ओरिएंटेशन अगर देखी जाए, क्ले का रखरखाव अगर देखा जाए तो दो कंडीशन में फ्रेंड यहाँ पर मिलेगा, जिसको एक वो नाम होता है एज टू फेस ओरिएंटेशन और एक फेस टू फेस या एज टू एज। क्लियर फ्रेंड्स? देखते हैं ये कैसे होते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड कैसे चेंज होता है।
ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्ले के कॉम्पैक्टिंग क्ले में पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज बाय फोर्सिंग, फोर्सिंग के द्वारा पार्टिकलों की पोजीशंस परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। और कैसे परिवर्तित होती है, कैसे चेंज होती है फ्रेंड्स, ये आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखना, इसमें कुछ इस टाइप का ओरिएंटेशन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि ओरिएंटेशंस ऑफ क्ले पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल का ओरिएंटेशन, क्ले पार्टिकल्स का रख रखाव कैसा होता है फ्रेंड्स, देखना। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास, ये कुछ फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बनाते हैं हमारे पास। क्लियर फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है आपका कि कॉम्पैक्शन से पहले लूज स्ट्रक्चर ऑफ क्ले। दिख रहा है नहीं फ्रेंड्स इसमें, ये तो देखो फ्रेंड वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन सॉइल में दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है फ्रेंड। इस प्रकार के और पार्टिकल का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। ठीक है, पार्टिकल का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, मतलब मान लो ये इसका फेस और ये इधर से ये एज, यानी कि फेस और एज मिलाकर बैठे हो। ठीक है फ्रेंड, फेस और एज मिला रखा हो। क्लियर, यदि किसी स्टेज में आपके एज से एज मिले हुए हो, ये एज से एज मिले हुए हो, तो जिसमें एज से फेस मिलता हो, एज और ये फेस, और किसी केस में एज से एज मिलता हो, ये इधर से एज और ये इधर से एज। ठीक है फ्रेंड, तो एज टू फेस या एज टू एज, किनारे से मुख फेस मिलना या किनारे से किनारे मिलना किसी स्ट्रक्चर का, तो वो आपका कहलाता है फ्रेंड लूज स्ट्रक्चर कंडीशंस ऑफ क्ले पार्टिकल। कॉम्पैक्शन से पहले क्ले पार्टिकल का व्यवहार कैसा होता है, तो आपको बता देना है। कॉम्पैक्शन से पहले क्ले पार्टिकल एज टू एज या एज टू फेस की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन फ्रेंड, जब इसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है आफ्टर कॉम्पैक्शन के बाद, आपको याद रखना है कि क्ले पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल बना लेते हैं स्ट्रक्चर, एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि फेस टू फेस स्ट्रक्चर उनकी बन जाती है। ये फेस है, ये सब फेस टू फेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉम्पैक्शन के बाद क्ले की जो स्ट्रक्चर है एक इस टाइप की बन जाती है कि वह फेस टू फेस आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और फेस टू फेस जो स्ट्रक्चर आती है, और मैंने आपको फ्रेंड्स सॉइल स्ट्रक्चर में बता दिया था कुछ वहां पर कि ओरिएंटेशन ऑफ क्ले कैसा होता है, एज टू फेस या फेस टू फेस। आपको मैंने बताया था फ्रेंड कि जहां पर क्ले का ओरिएंटेशन एज टू एज होता हो या एज टू फेस होता हो, ठीक है फ्रेंड्स, एज टू एज होता हो या एज टू फेस होता हो, याद रखना है आपको, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो एज टू फेस स्ट्रक्चर होगी फ्रेंड, एज टू फेस, उस प्रकार की स्ट्रक्चर को फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। उस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्या का नाम देते हैं फ्रेंड, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर में क्ले की परमेबिलिटी ऑफ क्ले की पारगम्यता। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार की स्ट्रक्चर में क्ले की पारगम्यता, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पार्टिकल एक का फेस इधर है और दूसरे का उधर है, यानी कि एक दूसरे से मुंह फेरो बैठे, तो पानी जो आएगा वो तो निकल जाएगा, क्योंकि देख ही नहीं पाएंगे, चोर छिपे से पानी निकल भाग जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे केस में बताया था कि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में क्ले की परमेबिलिटी जिसको हम के से डिनोट करते हैं, क्ले की परमेबिलिटी जिसको के से डिनोट करते हैं, बहुत ज्यादा होती है, याद रखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार की स्ट्रक्चर में जिसमें एज टू एज या एज टू फेस बनता हो, उस प्रकार की स्ट्रक्चर को फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पर क्ले की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ की बात करें, जब आपका फेस टू फेस आएगा फ्रेंड, ठीक है, जब फेस टू फेस होता है तो फेस टू फेस आमने सामने बैठे हुए, कोई उधर से आ रहा, हम आते को देख रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको दूर से दूर भगा देंगे। क्लियर, जब दूर से दूर भाग जाएगा, पानी को हम दूर से दूर रोक देंगे, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दूर से दूर भगा दिया, उसको दूर से दूर फेंक देना। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में नाम कहा था डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है फ्रेंड, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर
क्लियर। डिस्पर्स्ड बिखरी हुई स्ट्रक्चर है, दूर दूर से बिखरा दिए, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस केस में परमेबिलिटी ऑफ क्ले यानी कि के की वैल्यू, क्ले की परमेबिलिटी यहाँ इस केस में क्या होते हैं फ्रेंड्स, घट जाती है, यानी कि पास ही नहीं होने देने के, तो इसमें परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। याद रखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार की स्ट्रक्चर में एज टू एज या एज टू फेस मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार के स्ट्रक्चर में फेस टू फेस मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। फेस टू फेस है तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, एज टू एज या एज टू फेस है तो आपकी फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। और फ्लोकुलेटेड होगी परमेबिलिटी अधिक होगी, डिस्पर्स्ड होगी परमेबिलिटी बहुत कम होगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, नोट करोगे। तो देखो फ्रेंड, ये जो हमारे पॉजिटिव सोलर कॉम्प्लेक्शन हमने भी किया है, यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है फ्रेंड। ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है जिसको मॉइस्चर डेंसिटी कर्व कहा जाता है। मॉइस्चर डेंसिटी कर्व, ठीक है फ्रेंड। मॉइस्चर डेंसिटी कर्व क्या होता है देखते हैं। मॉइस्चर डेंसिटी कर्व फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, डेफिनेशन के तौर पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, कल हमारी जो लेक्चर होने वाला है ये OMC और ड्राई डेंसिटी क्या होती है, कैसे इनके बीच रिलेशंस को स्थापित किया जाता है, कल के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, मेरा कहना मतलब ये हुआ, कुछ टेस्टिंग यहाँ पर आते हैं जो कल के टॉपिक में हम टेस्टिंग करने वाले हैं। आज का टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था कि केवल हम कॉम्पैक्शन सीखेंगे दोनों के लिए कैसे करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है उसका देखना। तो मॉइस्चर डेंसिटी कर्व क्या होता है, आपको याद रखना है कि between dry density and moisture content, ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच ये कर्व बनाया जाता है, आपको याद रखना है। ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच ये कर्व बनाया जाता है, ये कुछ इस टाइप का बनता है। ये हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, हमारी जो वर्टिकल एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस पर फ्रेंड्स ड्राई डेंसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फ्रेंड हम मॉइस्चर कंटेंट को शो करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, क्लियर फ्रेंड। ये अब ये होता क्या है देखोगे, आपको मैंने बताया था फ्रेंड OMC एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। OMC जो हमारे पास होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लगभग 10 से 12% के करीब ही आता है, लगभग 10 से 12% के करीब ही आता है, जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट है OMC का, OMC जहां पर इसकी वैल्यू आपको 10 से 12% के करीब मिलती है। 20% तक ये वेरी करता है, 20% तक ये हमारा वेरी करता है, आपको ये भी याद रखना है। कैसे निकालते हैं फ्रेंड मैं आपको बता दूंगा, कल से हमारा टेस्टिंग शुरू है, कल उसमें हम टेस्टिंग समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग के आजकल क्वेश्चन ज्यादा आने लगे यहाँ से, ठीक है। ये है तो ये 10 से 12% का मतलब ये है कि एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जिस पर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि मान लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू है ड्राई डेंसिटी की। ये मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है, एक ऐसा जलांश जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहीं से कहीं से उठनी शुरू हुई होगी ऐसे, ठीक है। ये और जब इसी पॉइंट पर मैक्सिमम है, ये इसी पॉइंट पर आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ड्राई डेंसिटी कितनी है, ये ड्राई डेंसिटी आपकी मैक्स है, ठीक है। इसके बाद इसे फिर घटना शुरू होगी, ये ऐसे घटना शुरू होगी, ठीक है। यानी कि एक ऐसी डेंसिटी है, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। इसके बाद मतलब ड्राई डेंसिटी घटने शुरू हुई, मतलब वाटर बढ़ना शुरू हो गया होगा, अब सॉइल ड्राई नहीं रही, अब सॉइल वेट कंडीशन में चली गई होगी, तो यहाँ तक मैक्सिमम है, तो मतलब ये वाला हिस्सा ड्राई कंडीशन का है और उधर का हिस्सा कहाँ का होगा, वेट कंडीशन का, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम बोल सकते हैं ड्राई साइड, ये क्या कह सकती है, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, ऑप्टिमम की ड्राई साइड
क्लियर फ्रेंड। और ये वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, ऑप्टिमम की वेट साइड, गीली अवस्था। क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये ग्राफ, जब ये सोइल ड्राई स्टेट में होती है तो उस केस में हमारे पास ये ग्राफ जब ऐसे आगे की ओर चलता है तो यहाँ से रिवर्स होकर ये ऐसे गति करता है, ऐसे। मतलब ये कि यहाँ पर आपकी एक फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं फ्रेंड फ्लोकुलेटेड। अब ग्राफ पे इतना कुछ दिखा नहीं सकता फ्लोकुलेटेड कैसा होता है, मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। फ्लोकुलेटेड एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर जिसमें H2 एज या H2 फेस पार्टिकल मिल रहे थे, क्लियर। और जब ये आगे निकलता है तो ये पार्टिकल वापस डिस्पर्स्ड कंडीशन में पहुंच जाता है, यहाँ पर जाकर ये एक डिस्पर्स्ड कंडीशन बन जाएगी, इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड पार्टिकल। क्लियर फ्रेंड। डिस्पर्स्ड पार्टिकल मैंने आपको बताया जहां पर कले की परमेबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, बहुत कम होती है। डिस्पर्स्ड पार्टिकल में कले की परमेबिलिटी क्या होती है, कम। और फ्लोकुलेटेड में कले की परमेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच ड्रॉ किया जाने वाला एक कर्व, ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दूसरे भाई बंधु भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है, वे भी इस चैनल का लाभ उठा सके फ्रेंड्स। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है काफी ब्रीफली पढ़ाया जा रहा है, अच्छी तरह समझाया जाता है, क्लियर। कल मैंने आपको सर्वेइंग में टॉपिक लिया था सर्वेइंग का, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज उसको लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, क्लियर। तो आज सॉइल मैकेनिक्स में इतना ही, बाकी इसमें कल मिलते हैं प्रोटेक्टर टेस्ट के साथ। मॉडिफाई प्रोटेक्टर टेस्ट हमारे पास कुछ टेस्ट आते हैं जो हम कल देखने वाले हैं क्या होते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।